आज सभी लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री में वेलकम है। थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में आज पढ़ना है, या उसी को बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी सबसे पहले क्लियर करना पड़ता है कि बॉन्ड क्या होता है। जिसे बॉन्ड हाइड्रोजन मिल करके एक H2 का फॉर्म में आता है, कोवैलेंट के रूप में होता है, उसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड हो, अब उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता है, मतलब मिलता है, उसी को बोलते हैं जो बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता है उसी को बोलते हैं इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर H2 है और इस H2 को तोड़ने में सपोज H और H ये दोनों इस बॉन्ड को तोड़ना में, तो तोड़ने में फ्री रेडिकल होगा। अब इसमें जो एनर्जी खर्च होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। तो इसमें जो एनर्जी खर्च होता है यह 0 होता है स्टैंडर्ड वैल्यू में। इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी 436 किलो जूल। इससे H2 इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता है उसी को बोलते हैं 436 किलो जूल। और एक एग्जांपल यूज करते हैं, CH4 है। CH4 का स्ट्रक्चर H H H H, इसमें से एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है, तो जो भी एनर्जी खर्च होगा उसी को बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। CH3 प्लस H, तो इसमें जो एनर्जी खर्च हुआ उसी को बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। तो इसमें डेल H 2427 किलो जूल। एक्चुअली इसको याद नहीं रखना है वैल्यू, वह सारे के सारे गिवन होगा। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। अब इसकी एक डिफिनेशन लिख लिया जाए डिफाइन करने के लिए। बॉन्ड द एनर्जी रिक्वायर्ड, द इंथैल्पी चेंज, the enthalpy change required to break a particular covalent bond, in 1 mole of gaseous, in 1 mole of gaseous molecule is called bond enthalpy। ये तो हुआ हम लोगों को डिफाइन। फिर से एक बार, बॉन्ड इंथैल्पी
या उसी को बॉन्ड एनर्जी भी बुक में लिखा गया है। तो बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता है उसको 436 किलो जूल, यह वैल्यू याद नहीं रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 100% लिखा जाता है। अब CH4 को बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, जो इतना 427 किलो जूल रिक्वायर होता है। अब रही बात कि इस पर अब इसकी डिफिनेशन, तो इसी से रिलेटेड डिफाइन कर दिया कि द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड in 1 mole of gaseous molecule is called bond enthalpy। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एंथैल्पी, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ following reaction। रिएक्शन है H2C डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथेन एक गैस के रूप में, प्लस H2 gives to H3C और CH3 जो अल्केन बन गया, ये भी गैस है, इथेन बना। अब कहा गया कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, C सिंगल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड C एंड H सिंगल बॉन्ड H R C डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड H R 414 341 615 and 3435 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। यही क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है -25 किलो जूल पर मोल, बी ऑप्शन है में है -225 किलो जूल पर मोल, और सी ऑप्शन में है 325 किलो जूल पर मोल, और डी ऑप्शन -425 किलो जूल
पर मोल। यही क्वेश्चन है। अब इसको बनाएंगे कैसे, एक क्वेश्चन इस बार रिपीट कर देते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 gives to इथेन। ये रिएक्शन हो गया, ये भी गैस है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है द बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C एंड H सिंगल बॉन्ड H आर CH की वैल्यू 414 लिखा हुआ है, C सिंगल बॉन्ड C की वैल्यू 341 और C डबल बॉन्ड C की वैल्यू 615 और H सिंगल बॉन्ड H की वैल्यू इतना दिया हुआ 435 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमें प्राप्त क्या करना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बॉन्ड ये बॉन्ड का है, डेल H इज इक्वल टू डेल H इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट का। बस अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसी फार्मूले पे अब हम लोगों को पता है कि रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट A है। अब क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो रिएक्टेंट के साइड में देखो, इस कार्बन से रिलेटेड इसके स्ट्रक्चर बना देते हैं। C डबल बॉन्ड C, इधर भी H, इस साइड भी H, इधर भी H, इस साइड भी H, 4 H हो गया। तो डेल H फाइंड करने के लिए हमें कितने CH 4 तरह के हैं, 1 2 3 4, तो यहां पर लिखते हैं 4 इंटू, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ 414, इसकी वैल्यू 414। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वैल्यू दिया हुआ है 615, तो प्लस 615 एक ही है तो इसलिए मैंने एक ही लिखा, माइनस अब सम ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट का। तो देखिए प्रोडक्ट में CH इस इथेन में 6 कार्बन है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 414, 6 इंटू 414 और सिंगल बॉन्ड का दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड में थोड़ा यहां
प्लस, ये तो अल्कीन का हो गया। अब H2 का वैल्यू दिया हुआ है 435 और इसको ब्रैकेट, अब -6 इंटू 6 इंटू 414 प्लस सिंगल बॉन्ड का C, सिंगल बॉन्ड H, C, सिंगल बॉन्ड C, मतलब कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन की वैल्यू 341। अभी को सॉल्व करने पे -125 किलो जूल पर मोल आएगा आंसर। कुछ नहीं करना, देखिए बहुत सिंपल है। बॉन्ड इंथैल्पी हमें रिजल्ट मिल गया। इस बॉन्ड को तोड़ने में कितना हमें कंप्लीट इंथैल्पी चेंज हुआ, बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू इतना -125 किलो जूल पर मोल के हिसाब से ये खर्च हो रहा है। एक और क्वेश्चन इसी के बेस पे, एक और क्वेश्चन इसी पर करते हैं। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है कि सेकेंड क्वेश्चन, द H, सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड एनर्जी इज 4430 किलो जूल पर मोल एंड Cl bond energy is 240 kilojoule per mole. Del H for HCl is -90 किलो जूल, 90 किलो जूल दिया हुआ। द HCl बॉन्ड एनर्जी इज अबाउट, ऑप्शन ए में 180 किलो जूल पर मोल, बी ऑप्शन 360 किलो जूल पर मोल और सी ऑप्शन 213 किलो जूल पर मोल और डी ऑप्शन 425 किलो जूल पर मोल। ए ऑप्शन इसे क्वेश्चन कि द H सिंगल बॉन्ड H2 बॉन्ड एनर्जी जिसकी दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी इसका दिया हुआ है 430 किलो जूल पर मोल और C सिंगल बॉन्ड C मतलब Cl2 बॉन्ड एनर्जी इसकी वैल्यू 240 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। डेल H की यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है Cl का
90 किलो जूल उतना रिलीज हो रहा है। द HCl बॉन्ड एनर्जी इज अबाउट, इसमें से HCl कितना रिलीज होगा, देन H की वैल्यू, HCl का कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पे इसको कैसे बनेगा, फॉर्मूला वहीं लगेगा, डेल H इज इक्वल टू सम ऑफ BE रिएक्टेंट का माइनस BE प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का। अब इस सबसे पहले तो इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तो H2 और Cl2 ये दोनों मिल करके HCl बनाते हैं। हमें HCl का पूछा गया है, इसको बैलेंस कर देंगे, इसको भी हाफ और इसको भी हाफ, रिएक्शन हो गया। ये रिएक्टेंट हो गया, यह प्रोडक्ट हो गया। अब डेल H इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है हाफ, और H2 की वैल्यू दिया हुआ है 430, तो 430 आप प्लस हाफ Cl2 की वैल्यू भी दिया हुआ है 240, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। ये हो गया रिएक्टेंट का इस फॉर्मूले के। अब माइनस प्रोडक्ट का, आप प्रोडक्ट का हमें पूछा गया है, HCl लेना पूछा गया है, तो यहां पे लिख दें BeHCl, और डेल H की वैल्यू दिया हुआ है -90 इज इक्वल टू, इसको यहीं पे कैलकुलेट कर दें, इसको यहीं पे 2 2 जा 4, 2 8 कम 2 2 10 5, और इसको 1 2 0, तो 215 प्लस 120 माइनस BeHCl, इस दोनों को प्लस करके इधर कर दें, तो -90 इज इक्वल टू 5 3 3 5 2 1 3 1 2 3 माइनस BeHCl, नाउ अगेन इस डिजिट को इधर कर दें, तो -90 माइनस 335 इज इक्वल टू माइनस BeHCl। तो ये कितना इजी है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस करने तो 505 और 9
और 3 12 और 3 4 माइनस में इजिकल टू माइनस BE HCl, माइनस माइनस कैंसिल। तो देखो 4 to 5 आ गया। और ये क्वेश्चन पिछले साल जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना सिंपल है, इजी है। फिर से एक बार ये क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं कि द H2 बॉन्ड H2 का बॉन्ड एनर्जी 430 किलो जूल पर मोल है एंड Cl2 की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू इतना दिया हुआ है, डेल H की वैल्यू दिया हुआ है और HCl बॉन्ड एनर्जी, HCl का बॉन्ड एनर्जी वो कितना खर्च होगा उसमें, इसमें कितना एनर्जी खर्च होगा। तो हमें तो पहले से फार्मूला पता है कि डेल H इज इक्वल टू सम ऑफ BE रिएक्टेंट का माइनस कर दो सम ऑफ BE, मतलब BE का मतलब बॉन्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट का। अब रिएक्शन लिखो, उसे रिएक्शन लिख के सबकी वैल्यू दिया हुआ है, डेल H इज इक्वल टू इतना होता है। अब कैलकुलेशन कर तुरंत आंसर निकाल देंगे, आंसर करेक्ट आ जाएगा। थैंक यू। इसी पे इतना ही आज हम लोगों ने सीखा बॉन्ड एंथैल्पी पे। अब बॉन्ड एंथैल्पी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से बनाओ। आज थर्मोडायनेमिक्स में फिर से आप लोगों का वेलकम है। और सबसे पहले सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के में थर्मोकेमिस्ट्री में इंथैल्पी चेंज ऑफ सम फिजिकल प्रोसेस, मतलब कुछ फिजिकल प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री में। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको एक एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। H2O हम सभी जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म में होता है, H2O सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको आइस बोलते हैं। बर्फ सॉलिड फॉर्म में है। अब इससे मैंने पहले ही लिख दिया फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ काम करेंगे हम लोग फिजिकली चेंज का। सॉलिड है, आइस है, इसको मेल्ट करेंगे। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट मतलब MP मेल्टिंग पॉइंट, जानते हैं आप कि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे यह आइस मेल्ट होता है, जो लिक्विड का रूप धारण करता है, H2O लिक्विड बनता है। अब इसमें भी इंथैल्पी चेंज होगा, डेल H इंथैल्पी चेंज होगा। कितना होगा ये तो बात की बात है, बट इसमें प्लस होगा कि नेगेटिव होगा ये ध्यान रखना। तो यहां पर प्लस होगा, या आइस हीट को अब्जॉर्ब करता है तब जाकर के लिक्विड का फॉर्मेशन बनता है। तो वहां पर हम लोगों ने बहुत माइनस लिखते थे, यहां पर हम क्या लिखेंगे प्लस। और यह किलो जूल 16 प्लस होते हैं। अब प्लस कुछ वैल्यू मैं लिख देता हूं, 1540 किलो जूल पर मोल के हिसाब से, मतलब अप्रोक्स मैंने लिख दिया। ये आपको गिवन रहेगा, आपको किसी तरह की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने याद आया, मैंने ऐसा लिख दिया। अब रही बात, तो अब देखो फिजिकली चेंज हुआ ना, यह सॉलिड से लिक्विड बना, फिजिकली चेंज हुआ।
कोई केमिकल नहीं, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ और फार्मूला बन गया, वही फार्मूला सेम ही होता है। एक और एग्जांपल लें, अब देखो H2O लिक्विड है और इस लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, बॉयल करेंगे। अब बॉयल करने में भी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी लेता है। और कितने डिग्री पर? आप सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होता है। तो यह जो बनेगा वेपर बनेगा, H2O बनेगा, या गैस के रूप धारण करेगा, मतलब वेपर का रूप धारण करेगा, वेपर लिख देते हैं। और कितना डेल H यहाँ पर एप्रोक्स मैंने वैल्यू लिख देते हैं, प्लस ये भी होगा 1640 किलो जूल पर मोल। मैंने फिर से बता रहा हूं कि यह मैंने अप्रोक्स वैल्यू लिखा है, यह जब एग्जाम दोगे या पेपर में किसी तरह के क्वेश्चन आएगा वो गिवन रहेगा। अब सोचिए कि एक और बात कि इससे थोड़ा सा हम लोग इसकी बात करें, आइस का बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत डीप बात यहाँ पर सीखने को बात मिल रही है। यह आइस है, आइस यह है, और हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना शुरू होता है। अब सोचिए आइस को जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्ट तो आइस मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होता है? नहीं होता है, वो तो धीरे धीरे होगा ना। जब पूरे एक साथ तो आइस डायरेक्ट मेल्ट तो नहीं होता है, वो तो धीरे धीरे होता है। तो वह धीरे धीरे वह मेल्ट होने में कुछ टेम्परेचर जो लगता है ना, जो टेम्परेचर यूज होता है मेल्ट होने में, और मेल्ट धीरे धीरे हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जाना जाता है। खैर मैंने समझा दिया, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट शुरू हो जाता है। उसी तरह से लेटेंट हीट यहां पर भी मिलते हैं। अब हम पानी को वेपर बनाना है। हम सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वेपर हो जाता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो बताइए उसके और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? लेटेंट हीट होगा। 100 से ज़्यादा देते हैं वेपर, तो 100 डिग्री पे वेपर बन रहा है। अब उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं, तो वह आपको क्या बनेगा? लेटेंट हीट ऑफ, वो भी लेटेंट हीट ही बनेगा। उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब यहां पर इसको एक और नाम से जानते हैं, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आइए लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको बोलेंगे। इसमें भी हम लोगों को एक चीज मिलता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दोनों बात क्लियर हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुआ। बट हम लोगों को एक सब वैल्यू गिवन होगा, हमें इसमें हमने कुछ करना नहीं है।
एक और बात है हमें यहाँ पर क्लियर करेंगे। ये तो हमने दो चीज सीखा, यही इसीलिए मैंने लिखा कि फिजिकल प्रोसेस, मतलब या मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग है या बॉइलिंग पॉइंट के, मतलब लिक्विड से वेपर बन रहा है यहाँ पर या सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसी को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। एक मोल लिक्विड को लिक्विड से कन्वर्ट करने में, लिक्विड को कन्वर्ट करके वेपर बनाने में जो एनर्जी खर्च होता है, यूज होता है, उस एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है। ये डिफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कब यूज होता है? जब लिक्विड से वेपर बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का होता है, कन्वर्ट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है। इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान में रखना। एक यहाँ पर सेंटेंस और भी आता है, ये तो हुआ। हाँ, एक बात और क्लियर कर दें, ये लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है छुपा, वो दिखता नहीं है, अनुभव करना पड़ता है। लेटेंट का हिंदी गौर करना, देखना डिक्शनरी में, तो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब वह दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है। सोचोगे, खूब बारीकी से सोचोगे ना, खूब मंथन करोगे, तब जाकर के क्लियरफाई होगा कि आइस को अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो एक बाइट डायरेक्ट नहीं ना हो जाता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर सारे कन्वर्ट होंगे धीरे 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 धीरे। तो वो जितना टेम्परेचर लगेगा वो छुपा हुआ है, आप उसी को तो बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, अब क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां पर एक और बात, तो दो बातें, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी चलेगा, वो भी लिख सकते हैं। तो ये दो चीजें हमें क्लियर हो गया। अब इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, चाहे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हो, इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड is called enthalpy of melting point. Liquid convert into vapor is called enthalpy of vaporization. ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो। अब एक बात और यहां पर क्लियर कर दें, अब दो चीजें और सीखना है यहां पर। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है ना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसमें भी आपको हीट देना पड़ेगा,
इसमें भी हीट देना पड़ेगा। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि सॉलिड कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी को जो एंथैल्पी खर्च होता है उसी को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है। मतलब सॉलिड कन्वर्ट गैस कर दीजिए और इसमें भी डेल एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा, जितना वैल्यू वो चलेगा वो गिवन रहेगा। तो यह हमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा, इसमें भी एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव में होगा, इसमें भी हमें हीट देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर एंथैल्पी चेंज ऑफ सम फिजिकल प्रोसेस पे बात किया, जिसमें हमें 3 पॉइंट को डील किए। एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, जिसको मैंने लिखा था एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखा था, वो भी कैसे होता है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वो भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उससे रिलेटेड क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जो सॉलिड आइस डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर दे उसको सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो इतना ही इस लेक्चर में, तो इतना ही है, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस पर, केमिकल प्रोसेस पर हमें बात करना ही नहीं है। ओनली फॉर हमें फिजिकल प्रोसेस पे ही बात किया, वर्क किया। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।